Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the word problems on LCM and HCF. आज बात करेंगे LCM और HCF पे वर्ड प्रॉब्लम्स की यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें उस क्वेश्चन को पढ़ के हमने ये पहचानना है क्या उसमें LCM यूज होगा या HCF. सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द LCM के LCM के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या कंडीशंस गिवन होंगी और किस पे बेस्ड होते हैं. एलसीएम के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं और उन्हीं टाइम का हमने एलसीएम लेना होता है. मैक्सिमम क्वेश्चंस आर टाइम बेस्ड ऑफ एलसीएम. जो ज्यादातर जो जनरली क्वेश्चंस एलसीएम पे आते हैं टाइम बेस्ड होते हैं. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट, 3 bells ring together at 9 AM. 3 घंटियां थी जो सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं. एंड दे रिंग आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes respectively. At what time they ring together again? तो दोबारा वो तीनों बेल्स एक साथ कब रिंग करेंगी? At what time they ring together again? So let's understand this problem first. 3 जो घंटियां थी तीनों एक साथ सुबह 9 बजे बजे. जो पहली जो घंटी है वो हर 10 मिनट के इंटरवल के बाद बजती है, यानी 9 बजे के बाद 9:10, 9:20, 9:30, 40, 50 एंड सो ऑन. सिमिलर जो दूसरी जो बेल है वो हर 20 मिनट के बाद, यानी 9:20, 9:40, 10 बजे, 10:20 एंड सो ऑन. और तीसरी जो बेल है वो हर 30 मिनट के बाद, 9:30, 10 एंड सो ऑन. तो तीनों जो बेल्स हैं एक साथ दोबारा कब बजेंगी? तो अगर देखिए प्रॉब्लम को बिल्कुल जीरोड करें, यानी अगर बेसिक से बनाएं तो 9 बजे के बाद पहली जो बेल है वो 9:10, 9:20, 9:30, 9:40, 9:50 और 10 बजे एंड सो ऑन, आगे भी बढ़ती जाएगी. दूसरी बेल 9 बजे के बाद 9:20 पे रिंग होगी, 9:40 और फिर 10 बजे. तीसरी बेल 9 बजे के बाद 9:30 पे रिंग होगी एंड देन 10 o'clock. तो अगर हम इसे सेक्शंस में बांटें, यानी कि हर टाइम को अलग करें, यहां से टाइम फ्रेम को अलग करते हैं अगर, तो अब आप इजीली देख सकते हैं जो तीनों बेल्स हैं, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 9 बजे के बाद तीनों जो घंटियां हैं एक साथ कब बजी? 10 बजे, यानी 1 आवर के इंटरवल के बाद और 10 बजे. इसको अनदर अप्रोच क्या थी? इफ वी टेक एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30 एंड द यूनिट शुड बी द मिनट, सबकी यूनिट मिनट थी, तो 10, 20 और 30 आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स, और 60 मिनट का मतलब है 1 आवर. अब 1 आवर के बाद वो तीनों एक साथ बजेंगी, तो 9 बजे के बाद 1 घंटे बाद तो तीनों घंटियां एक साथ 10 बजे बजेंगे. ठीक है, तीनों जो बेल्स हैं एक साथ रिंग टुगेदर करेंगे आफ्टर 1 आवर. एक तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है, और एक सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? टाइम इंटरवल हमें बताया हो, हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर. फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसी में ही अगर मैं एक्सटेंड करता हूं सेकंड पार्ट, इन 10 hours हाउ मेनी टाइम्स 3 bells ring together. 10 घंटे के दरमियान तीनों बेल्स एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो हमने देखा कि हर 1 आवर पे वो बेल एक साथ बजती हैं. तो सिंपल हम क्या करते हैं, 10 को ड्यूरेशन जो हमें गिवन है 10 घंटे, और रिंग टुगेदर की भी ये 1 आवर है, तो कितने टाइम्स आ गया? 10 टाइम्स. बट जो ये 10 टाइम्स आया, क्या इसमें हमने कोई टाइम मिस किया? देखिए 10 टाइम्स जो आएगा वो क्या है,
वो हर 1 आवर फिनिश होने पे है। ईच आवर फिनिश होगा तब वो पहली बार बजेगी। जहां से स्टार्टिंग हुई थी वो मिस हो जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि हर घंटे में वो एक साथ बजेंगी, तो पहली बार 10 बजे को अगर मैंने काउंट करना स्टार्ट किया, 10 बजे 11, 12, 13, 14, 15, अगर मैं 15 यानी कि 24 आवर की क्लॉक के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, 16, 17, 18 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है, 19 का मतलब है शाम के 7 बजे, 18 का मतलब है 6 PM, 5 PM, 4 3 2 1 PM एंड एट 12 ऑन नून। मैंने ये काउंट किया कि जब वो पहली बार 10 बजे एक साथ बजी, ठीक है, फिर दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। अब जब आप टाइम लैप्स पे, टाइम गैप पे, टाइम ड्यूरेशन पर जब नजर रखिए, 10 से 19 के बीच में कितने घंटे बीते हैं? सिर्फ 9 घंटे। हमें कितने आवर्स का बताना था? 10 से, देखिए ये जो 10 है और ये जो 19 है, इन दोनों के बीच का गैप अगर मैं आपको बताऊं तो कितने आवर्स का है? ये 9 आवर्स का है। और इन 9 आवर्स के गैप में ये कितने बार लिंक टुगेदर हुई? 10 घंटे। तो आप 10 टाइम्स, हमसे कितने आवर्स का पूछा गया है? हमसे पूछा गया है 10 आवर्स का। सो बी रिमेंबर, जो भी कैलकुलेशन हम डन करते हैं उसमें सबसे स्टार्टिंग की कैलकुलेशन मिस हो जाती है। जो 10 घंटे जहां से स्टार्ट हुए थे वो 9 बजे से थे। अब 9 से शाम के 19 तक 10 घंटे, तो 10 टाइम्स में एक जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ये 11 टाइम्स। सिंपली हमने ये याद रखना है, टाइम ड्यूरेशन जो हमें गिवन है उसे एलसीएम से भाग देना है और +1 करना है। +1 क्यों करना है? +1 इसलिए होगा बिकॉज जहां से टाइम स्टार्ट हुआ था वो कैलकुलेशन मिस हो जाती है। क्यों मिस हो जाती है? क्योंकि जब आपने टोटल टाइम ड्यूरेशन को एलसीएम से भाग दिया तो 10 बार वो आंसर आएगा हर 1 आवर खत्म होने पर जो बजा। तो पहली बार 10 बजे, 11 एंड सो ऑन। तो 9 बजे जहां से स्टार्ट हुआ था वो टाइम, वो मिस हो जाता है। तो याद क्या रखना है? टोटल टाइम ड्यूरेशन गिवन बाय एलसीएम ऑफ द टाइम +1, इसको 1 से भाग दे देना है। एंड यूनिट ऑफ टाइम शुड बी सेम। मिनट्स था तो मिनट रखिए, आवर्स है तो आवर्स, सेकंड्स है तो सेकंड्स, उसके बेसिस पे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमसे पूछे जाते हैं एलसीएम के, वो टाइम बेस्ड होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। सपोज अ टीचर हैज सम नंबर ऑफ पेन्स विद हिम। एक टीचर है, उसके पास कुछ पेन है। सम नंबर्स ऑफ पेन्स, सम नंबर ऑफ पेन्स। इफ ही डिस्ट्रीब्यूट either 2, 3, 4, 5 or 6 pens to each student, अगर वो या तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 पेन ईच स्टूडेंट को बांटता है, ही लेफ्ट विद 1 पेन, तो उसके पास हमेशा एक पेन बच जाता है। बट इफ ही गिवन 7 पेन्स, but if he given 7 pens to each student, he left with 0. Each student, he left with no pen. How many minimum pens he could have? How many minimum pens he could have? तो हमें बताना है उस टीचर के पास मिनिमम कितने पेन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। एक टीचर अगर कुछ स्टूडेंट्स के बीच में अगर 2 पेन देता है हर स्टूडेंट को, या 3 देता है, या 4 या 5 या 6, उसके पास हमेशा एक पेन बचा। लेकिन अगर वो 7-7 पेन बांटता है ईच स्टूडेंट को, तो उसके पास कोई भी पेन नहीं बचा। इस प्रॉब्लम के अंदर ये नहीं कहा गया कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या सभी स्टूडेंट्स को हर बार पेन मिला या नहीं, तो ये चीज हमें मैटर नहीं करती। हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि उस टीचर के पास इतने पेन होने चाहिए, लेट्स सपोज n। अगर वो एक को 2 बांटता है, यानी कि 2 पेन ईच, 3 पेन टू ईच, 4, 5 और 6, ही लेफ्ट विद 1।
बट अगर वो 7 बांटने स्टार्ट करता ही लेफ्ट विद अ 0। अब अगर हम इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करें तो क्या मीनिंग है, अगर 7 से किसी नंबर को डिवाइड दिया जाए तो 0 बचना चाहिए, अगर 2 3 4 5 6 से डिवाइड दिया जाए तो 1 बचना चाहिए। ये कंडीशन है व्हेन द रिमाइंडर इज सेम इन ईच केस, सो टाइप 2। ये कंडीशन है व्हेन अ रिमाइंडर इज 0 इन ईच केस, टाइप फर्स्ट। एंड जब हम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं सो दैट्स अ टाइप फोर्थ ऑफ एलसीएम। एलसीएम के टाइप 4 में जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं ये वहां से है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम तो रिड्यूस हो गई, अब एक सिंपल या कैल्शियम का क्वेश्चन बन गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कुड बी पॉसिबल इफ इट इज डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 और 6, it gives the remainder 1 in each case, but when it is divided by 7 it gives the remainder 0। इस तरह से क्वेश्चन होगा। एक सबसे छोटी संख्या ढूंढ के बताइए जिसे अगर 7 से भाग दिया जाए तो 0 बचता है, और 2 3 4 5 और 6 से भाग दिया जाए तो 1 बचता है। 7 से डिविजिबल का एक और मीनिंग भी है, 7 का मल्टीपल ढूंढ के बताना है। बोथ हैव द सेम मीनिंग्स। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे तो इनका एलसीएम निकालेंगे जो हो जाएगा 60। 60 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 61। अब इसका तो आंसर मिनिमम 61 है, लेकिन क्या 61 7 के टेबल में आता है? तो नहीं आता। तो जब ये 7 के टेबल में नहीं आता था तो फिर फॉर्मेट क्या होता है? एलसीएम इंटू के प्लस ए, एंड ए यानी रिमाइंडर ईच केस का 1 है। अब यहां से मैं अगर के की डिफरेंट वैल्यूज लिखता जाऊंगा तो 7 से डिविजिबिलिटी, और हाउ टू फाइंड के वहां से भी इसे बना सकते हैं। तो के को फाइंड करने के लिए 7 से डिविजिबल ढूंढना है, तो एलसीएम को अगर मैंने भाग दिया 7 8 56, कितना बचा? 4। तो मैं 4k प्लस 1 यूज कर सकता हूं, और k के मान 2 से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने 2 रखा, 4 इंटू 2 8 9 बन गया। k के मान 3 के लिए 4 इंटू 3 12 13, 7 से नहीं है, डिविजिबल नहीं है। k के मान 4 के लिए बनेगा ये 17, और k के मान 5 के लिए बनेगा 21। तो k की किस वैल्यू पे मैच हुआ? k की वैल्यू 5 पे मैच हो गया। सो पुट इन दिस 60 गुणा 5 प्लस 1 300 प्लस 1। तो टीचर कुड हैव मिनिमम 301 पेन्स विद हिम। उस टीचर के पास कम से कम 301 पेन होने चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराने के लिए। ठीक है। एलसीएम के लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं? लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम। वो नंबर कम को शो करते हैं। दीज आर द कीवर्ड्स, लोएस्ट, smallest, minimum, least. These are the keywords. What are the keywords for HCF? Now let's discuss about the HCF. बात करते हैं HCF के क्वेश्चंस की। तो HCF में बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड सो ऑन। तो HCF में जो सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं किसी चीजों को या पर्संस को या एनिमल्स को ग्रुप में बांटना। जैसे सपोज करिए हमें क्वेश्चन कहा जाता है एग्जांपल फर्स्ट, या क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं HCF पे। वी हैव 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। ठीक है, 40 लड़के और 30 लड़की हैं। इनको क्लासेस में बांटना है। डिवाइड देम into number of classes of equal strength। जो क्लासेस में बांटना है वो स्ट्रेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस। सबसे कम क्लासेस कितनी बन सकती हैं? मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस इफ each class has either girls or boys। क्वेश्चन ये है, हमारे पास 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। इन्हें हमने क्लासेस में बिठाना है। जिस क्लास में लड़के बिठाए गए उसमें गर्ल्स नहीं होंगी, जिसमें गर्ल्स बिठाए गए उसमें लड़के नहीं होंगे। हमें ऐसी कम से कम क्लासेस बनानी है, और कोई भी स्टूडेंट क्लास से बाहर ना रह जाए, यानी कि ज्यादा ना रह जाए, और क्लास की स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। सो दीज आर द टू कीवर्ड्स, वन इज अ इक्वल
and second one is a minimum number of classes. When we saw the minimum, we have a doubt कि minimum की बात है तो क्या हमें 40 और 30 का LCM करना है क्या? तो यही हमने इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। जब हमने क्लासेस बांटनी है तो देखिए 40 बॉयज और 30 गर्ल्स को जब हम बांटने की बात करेंगे, कितने कितने के ग्रुप में बांटें। एक क्लास के अंदर मौजूद बच्चों की संख्या अगर ज्यादा होगी तभी तो क्लासेस कम बनेंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से एक क्लास में मुझे एक ही स्टूडेंट बिठाना है, तो अगर मैं 40 लड़कों को एक एक के स्टूडेंट की क्लासेस बनाता हूं, सो हाउ मेनी क्लासेस आर देयर? 40 क्लासेस ऑफ बॉयज। सिमिलर 30 लड़कियों के अगेन एक ही स्टूडेंट की बनानी पड़ेगी बिकॉज स्ट्रेंथ इक्वल रखनी थी। 30 क्लासेस, सो टोटल क्लासेस कितना बन गई? 70। ठीक है, ये थे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या, ये थे ईच क्लास की स्ट्रेंथ, ईच क्लास स्ट्रेंथ। अब यहां पे हुआ ये, अगर स्टूडेंट की संख्या कम से कम थी तो क्लासेस सबसे ज्यादा 70 बनी। दैट मींस टोटल क्लास या टोटल ग्रुप, पर्टिकुलर मैं उसे ग्रुप कह सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ पर्संस और स्टूडेंट्स और एनिमल्स इन ईच ग्रुप। एक ग्रुप की जो संख्या है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर कम होगी तो ग्रुप की संख्या ज्यादा बनेगी, ग्रुप की संख्या अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम, वाइस सेम था वो। अगर नंबर ऑफ पर्संस मैक्सिमम बिठाए जाएं तो क्लासेस कम से कम बनेंगी। दैट्स व्हाई वी नीड अ नंबर which divides 40 and 30 and gives the remainder 0 in each case। जब गिवन नंबर्स को भाग देना होता है we have to calculate HCF। तो 40 और 30 का HCF क्या होता है? 10। तो 40 और 30 का HCF होता है 10। तो अगर हम इसको कट करें तो बॉयज के लिए 4 क्लासेस बनेंगी और गर्ल्स के लिए बनेंगी 3 क्लासेस। सो मिनिमम पॉसिबल क्लासेस दैट वी कुड हैव 7। 7 क्लासेस कम से कम रिक्वायर्ड है इन स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए। 10 से ज्यादा कोई और नंबर नहीं है जो 40 और 30 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कि रिमाइंडर 0 दे दे। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें HCF में दिखते हैं। एंड देयर इज अ वन प्रॉब्लम व्हिच इज बेस्ड ऑन अ मेंसुरेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ HCF। उसमें थोड़ा सा मेंसुरेशन का यूज होता है। एक उस प्रॉब्लम को अंडरस्टूड कर लेते हैं। सपोज देयर इज अ फ्लोर, एक कमरा है, एक जगह है, एक फ्लोर है, ठीक है, जिसकी लेंथ अज्यूम कर रहा हूं जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं 48 सेंटीमीटर एंड विथ है 36 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमें स्क्वायर टाइल्स बिछानी है इस फ्लोर पे। हाउ मेनी मिनिमम पॉसिबल स्क्वायर टाइल्स दैट वी कुड हैव? मिनिमम पॉसिबल square tiles to cover the floor। सबसे पहली बात, अगर टाइल स्क्वायर है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्वायर? अ स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर विच हैज लेंथ एंड विड्थ आर इक्वल। स्क्वायर का मतलब एक ऐसी टाइल, एक ऐसी फिगर जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। अगर इस कमरे की बात करें तो दिस इज एन रेक्टेंगल। अब जब मैंने स्क्वायर टाइल बिछानी है तो देखिए स्क्वायर टाइल का मीनिंग क्या है। अगर मैंने टाइल की विड्थ और हाइट यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 रखी तो 1 सेंटीमीटर से 48 इक्वल भागों में बढ़ जाएगा। इसी तरह से 36 भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो टाइल्स की संख्या है क्या वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम, ये हमने देखना है। तो सबसे छोटी टाइल हम स्क्वायर टाइल मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर की। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना होंगी? नंबर ऑफ टाइल्स होंगी एरिया ऑफ फ्लोर, जो जमीन है फ्लोर है उसका एरिया, और एरिया ऑफ 1 टाइल, यानी कि एक टाइल कितना एरिया कवर कर देती है। तो 48 गुणा 36 1 इंटू 1। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 48 बाय 36। 48 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दैट सीम्स टू बी अ ग्रेटर नंबर। अगर मैं 48 को 36 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक ग्रेटर नंबर बनेगा। कितना होगा इसका आंसर? ये 12 इंटू 4 है, ये 12 इंटू 3 है, 12 इंटू 4, 12 इंटू 3। अगर देखिए मैं इसे ऐसे ब्रेक करता हूं तो 12 12 और 4 इंटू 3 12,
तो ये 12 का क्यूब हो गया, कितनी टाइल्स हो गई? 1728 टाइल्स हमारे पास हो गई। हमें टाइल की संख्या मिनिमम चाहिए थी। अब अगर देखिए 2-2 सेंटीमीटर की टाइल होगी तो भी 48 को 36 को कट कर देगी, 3 की होगी तो भी। दैट मींस वी रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ अ टाइल विच कट 48 एंड 36। एक ऐसी टाइल चाहिए जो 48 को और 36 दोनों को कट कर दे और रिमाइंडर दे दे 0। So simply we required a HCF of 48 and 36। तो HCF क्या हो जाएगा 48 और 36 का? तो वही ये नंबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 12। और जो 12 है वही स्क्वायर टाइल की डायमेंशन भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कितनी टाइल्स हमें चाहिए होंगी? तो अगेन नंबर क्या होता है? एरिया ऑफ फ्लोर 48 इंटू 36 और एरिया ऑफ वन टाइल 12 इंटू 12, 3 and 4. So how many minimum tiles are required? 12 tiles are required to cover this floor and we can say that 12 square tiles are required. 12 जो टाइल्स हैं वो वर्ग स्क्वायर के शेप की होंगी, मिनिमम टाइल्स बनेंगी। मैक्सिमम 1728 बना। अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो टाइल की जो डायमेंशन है इंटीजर्स में थी, तो मैक्सिमम 1728। तो इस तरह से हमसे एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। एलसीएम टाइम का होता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो ये हम बना सकते हैं। एचसीएफ में मेनली ग्रुप में बांटने वाले और इस तरह से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं। मेंसुरेशन में भी ये क्वेश्चन बनता है जहां एरिया ऑफ फ्लोर को आप एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड देते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में टाइल कोई सी भी हो सकती है, आइदर स्क्वायर आइदर रेक्टेंगल। लेकिन जब वो क्वेश्चन एचसीएफ का बेस्ड होगा, मैंडेटरी पार्ट है टाइल स्क्वायर ही होगी, क्योंकि अगर टाइल स्क्वायर नहीं हुई तो उसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग हो सकती है और फिर 48 और 36 को कट करने के लिए इनफाइनाइट यानी कि मैक्सिमम नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो वहां से हम पता नहीं कर सकते, वहां टाइल की डायमेंशन बताई जाएगी, फ्लोर की डायमेंशन बताई जाएगी, तब हम नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं। यहां एचसीएफ के क्वेश्चन में मैंडेटरी स्क्वायर टाइल्स कहेगा, आपको लेंथ और विड्थ का एचसीएफ करना है, वही उस स्क्वायर टाइल की डायमेंशन हो जाएगी। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होंगी। स्क्वायर का एरिया हम जानते भी हैं, साइड का स्क्वायर या साइड इनटू साइड। सो दीज आर सम वेरियस कंडीशंस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं और इस पर और वेरियस क्वेश्चंस बनाते हैं और कुछ और कंडीशंस जो डिफरेंट वेज होंगे उन्हें डिस्कस करते हैं। सो मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए, let's move forward and discuss the some more questions on word problems of HCF and LCM। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं LCM और HCF पे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स की। So move to question number first। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया 6 bells commence tolling together and toll at an intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12। 6 घंटियां हैं जो एक साथ बजती हैं, उसके बाद वो हर 2 सेकंड, हर 4, हर 6, हर 8, 10 और 12 सेकंड्स के बाद बजती हैं। तो बताइए 30 मिनट में कुल कितनी बार वो जो घंटियां हैं एक साथ बजी। तो यहां पे टोल टुगेदर के लिए हमेशा हम एलसीएम का यूज करते हैं, जो समय है 2 सेकंड्स, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो जैसे हमने एग्जांपल्स में भी देखा था कि भाई इतने इंटरवल के बाद जो बेल्स या ट्रैफिक लाइट्स चेंज होती हैं उनका क्या कर देते हैं? एलसीएम। अब यहां एलसीएम करते वक्त देखिए क्या चीज याद रखेंगे, सबसे ग्रेटर नंबर है यहां पे 12। 2 के टेबल में 12 आता है, लेफ्ट 2, 4 एंड 6। इन 3 नंबर्स को यहां से एलिमिनेट कर देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो तीनों को हटा लिया। 8, 10 और 12 का एलसीएम कर देते हैं। 2 से कट किया 4, 5 और 6, अगेन 2 से कट 2, 5, 3। आफ्टर दिस 2, 5 और 3 कैसे नंबर्स बन गए? ये को प्राइम टू ईच अदर। 2 इंटू 2 4, 8 इंटू 5 40 और 3 120। और इन क्वेश्चंस में क्या याद रखना होता है? यूनिट्स का। तो 120 सेकंड्स, जिसको मैं कह सकता हूं 2 मिनट। तो सारी की सारी जो घंटियां हैं 6 बेल्स एक साथ हर 2 मिनट के बाद बजती हैं। अब अगर मुझे 30 मिनट में बताना हो तो देखिए जनरल टेंडेंसी क्या होती है हमारी, 30 मिनट्स डिवाइड बाय 2 एंड दैट विल 15 टाइम्स। इज 15 टाइम्स अ करेक्ट वन?
तो एक इसे छोटे एग्जाम्पल पे समझते हैं। अगर मुझे 10 मिनट में यह पता करना हो वो बैल कितनी बार एक साथ बजी, तो हर 2 मिनट के बाद बजती हैं, तो 10 मिनट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा। अब लेट्स टेक दिस वन, एक एग्जांपल से समझते हैं, यानी 5 टाइम्स उस समय के साथ। सपोज 8:02 पे पहली बार, 8:04, 6 मिनट, 8:08 और 10 मिनट पे 5वीं बार। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार बेल बजी एक साथ। टाइम में कितना मिनट बीते आप देख सकते हैं, 8:10 और 8:02, टाइम गैप हुआ सिर्फ 8 मिनट्स का। हमने निकाला कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट के लिए। ऐसा इसलिए होता है जब भी हम दोनों टाइम को डिवाइड देते हैं, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को जब भी हम एलसीएम से डिवाइड देते हैं, तो हमें यह पता चलता है हर 2 मिनट खत्म होने के बाद या हर उस समय के खत्म होने के बाद वो एक साथ इतनी बार बजी। लेकिन जहां से समय स्टार्ट हुआ था वो मिस हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में जहां 8 बजे पहली बार वो बेल एक साथ बजी होंगी, पहले 2 मिनट के खत्म होने की स्टार्टिंग, यानी पहले 2 मिनट तो 8:02 पे खत्म हुए, तो स्टार्ट समय 8 बजे से था। तो ये कैलकुलेशन हमेशा मिस होती है, जिसको मैं एस्ट्रिक अगर कहूं तो 5 + 1, so this question will have the answer 6 times and similar 15 + 1 16 times। तो हमेशा याद रखना है ये स्किप होता है, +1 करेंगे, तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16 टाइम्स। जो भी समय में पहला समय जहां से स्टार्ट होता है वो कैलकुलेशन क्योंकि स्किप हो जाती है, उसे उसका पार्ट बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें हमेशा +1 कर दिया जाता है। क्लियर, डन। चलिए, पहले का सही जवाब है डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 3 आदमी हैं जिन्होंने एक सर्कुलर ट्रैक जिसकी लंबाई है 11 किलोमीटर के चक्कर लगाने स्टार्ट किए। सर्कुलर ट्रैक जिसकी लेंथ है 11 किलोमीटर और उनकी देखिए हमें स्पीड्स गिवन है 4 kmph, 5.5 kmph एंड 8 kmph। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए ट्रैक की लंबाई 11 किलोमीटर तीनों के लिए है। यहां से सपोज स्टार्ट पॉइंट से उन तीनों ने इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया, तो वो हाउ मेनी टाइम्स डू दे और व्हेन दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, यानी दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब पहुंचेंगे। अगर मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में तीनों पर्सन्स भागे, जो उनका समय लगेगा एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन को खत्म करने में, तो तीनों जने एक समय पर अगली बार कब अपने चक्कर खत्म करेंगे। जैसे अगर ये 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ये दूसरे वाला 3 सेकंड्स में और तीसरे वाला पर्सन 4 सेकंड्स में। अगर मैं तीनों का एलसीएम करूं तो हो गए 12 सेकंड्स। तो 12 सेकंड्स में इसने 6 चक्कर लगा दिए, इसने 4 और इसने 3। तो ये नहीं आपसे पूछ रहा किसने ज्यादा रिवॉल्यूशंस लगाए किसने कम, नहीं, सभी के सभी पर्सन स्टार्ट पॉइंट पर कब पहुंचे। जब हम उनके एक रिवॉल्यूशन के लगाने के समय को एलसीएम कर दें तीनों के, उतने घंटे, उतने मिनट, उतने सेकंड्स के बाद सभी पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अब समय निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीनों ही पर्सन के लिए डिस्टेंस तो 11 किलोमीटर है, स्पीड उनकी वेरी कर रही है। पहले पर्सन की स्पीड है 11, दूसरे की स्पीड है 5.5 और तीसरे की स्पीड है 8 और आर इन kmph। तो टाइम सभी का आवर्स में पहुंच जाएगा, तो सभी के समय की यूनिट हम आवर्स कह सकते हैं। अब अगर मुझे इन समय का एलसीएम करना है, तो अब हम किस सेक्शन पर पहुंच गए, एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, जहां न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। बट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, 11/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, 11/8 प्रॉपर फ्रैक्शन, बट ये 11/5.5, पहली बात तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट हटाया 110 बन गया। अब 110 और 55 क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं, दोनों में कॉमन है। 55 से कट करेंगे तो आएगा 2। दैट मीन्स एलसीएम हमें करना है 11/4, 2/1
11/8 का। तो एलसीएम करने के लिए न्यूमरेटर्स का तो होगा एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का होगा एचसीएफ। अब न्यूमरेटर में 11, 2 और 11, तो दोनों नंबर्स को प्राइम है, तो 22, और डिनोमिनेटर में 4, 1, 8, तो एक नंबर ही खुद ही 1 है, तो एचसीएफ उनका 1 ही हो सकता है। 22 आवर्स के बाद वो तीनों पर्सन्स एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। ठीक है, फिर से देखें इस क्वेश्चन को। हमें एलसीएम करना था और टाइम का ही एलसीएम करना था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कौन पर्सन कितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करता है। उसके लिए तीनों का टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। आफ्टर दैट तीनों के टाइम को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर उनका एलसीएम कर दिया। एलसीएम आया 22 और यूनिट होगी आवर्स। 22 आवर्स के बाद वो तीनों पर्सन स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्लियर विद सेकंड? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 डिफरेंट कंटेनर्स contain 496 liters, 403 liters and 713 liters of milk। 3 कंटेनर हैं जिसमें दूध है और दूध की जो मात्राएं हैं 496, 403 और 713 लीटर्स हैं। और इन तीनों को देखिए, दूध को अलग अलग जो नाम दिए गए हैं। पहली जो क्वांटिटी है वो है फुल क्रीम, सेकंड जो है स्किम्ड मिल्क है, और थर्ड जो है डबल टोन्ड है। तो वी जस्ट नॉट गो विद द नेम्स, ठीक है, नेम के साथ नहीं जाना है, डबल टोन। अब यहां पे क्या कहा गया, जो ये तीनों तरह के दूध हैं कितने कितने लीटर्स हैं? ये है 496 लीटर्स, ये है 403 लीटर्स और ये है 713। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिगेस्ट मेजरमेंट क्या हो सकता है कि इन तीनों तरह के दूध को नापा जा सके। यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 496 को भी नाप पाए, 403 को भी और 713 को भी, और इसमें से किसी भी मिल्क को आपस में मिक्स ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को एक ऐसे नंबर से कट जो रिमाइंडर 0 दे दे। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ एचसीएफ। जब गिवन नंबर्स को भाग देते हैं तो वो एचसीएफ होता है। तो निकाले एचसीएफ। 403 से 496 को कट करते हैं 1 टाइम, एंड 93 से 403 को कट करें 4 टाइम्स, 1 and 3, और 31 से अगर 93 को कट किया 0। तो पहले दो नंबर्स का एचसीएफ क्या बन गया, 31। क्या 31 से 713 कट जाएगा? 31 इंटू 2 62, 9 3, 31 इंटू 3 93। तो तीनों तरह के दूध को नापने के लिए सबसे बड़ा मेजरमेंट हो सकता है 31 लीटर का, जिसका सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी। बिगेस्ट मेजरमेंट जब भी आपसे ऐसा कहा जाए तो समझ जाइए एचसीएफ निकालना है। और इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो ये होता है कि अगर इस मिल्क को बॉटल्स में फिल किया जाए और बॉटल्स की संख्या कम से कम हो, अगर इस दूध को, जो तीनों तरह के दूध हैं, इन्हें छोटी बॉटल्स में भरा जाए, बॉटल्स की संख्या कम से कम हो, तो कितनी बॉटल्स पॉसिबल होंगी? यहां पे बॉटल्स जब आपसे कह देता है नंबर ऑफ बॉटल्स और शब्द जोड़ देता है मिनिमम, तो यहां पे इसको समझने के लिए देखिए, एक बार एचसीएफ तो हमने निकाल लिया तीनों का, और मैं यहां आंसर लिख देता हूं 31। इसको रफ कर देता हूं, आई नीड सम मोर स्पेस फॉर दिस। अगर हमसे किसी भी क्वेश्चन में इस टाइप से नंबर ऑफ बॉटल्स पूछी जाएं, तो नंबर ऑफ बॉटल्स इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इस टाइप से ये मिनिमम कहेगा, अगर आपसे नंबर ऑफ बॉटल्स मिनिमम कहेगा तो इनडायरेक्टली बॉटल की कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कितना उसमें हम दूध फिल कर पाएंगे, जो उन तीनों का एचसीएफ है, जो क्या है 31। तो मिनिमम बॉटल्स होंगी तो 496 डिवाइडेड बाय 31, 403 डिवाइडेड बाय 31 और 713 डिवाइडेड बाय 31। तो इसे कैलकुलेट कर दें। 31 1 जा 31, 18, 6 16 बॉटल्स, 31 1 जा 31, 9 3, और 31 2 जा 62 और 3। तो 16 13 और 23, तो 23 3 26, 36
42 और 52, 52 मिनिमम बॉटल्स आर रिक्वायर्ड। इन दैट केस कभी हमें बॉटल्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनाना पड़ जाए। ओके, याद क्या रखना है, ये मैंडेटरी पार्ट मैंने कई बार आपको कहा है, जब भी नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, संख्याएं जब आपसे मिनिमम रखनी हो क्लास की, बॉटल्स की, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? डन विथ थर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया? अ ट्रेडर हैज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल, 25 लीटर, 55 लीटर एंड 125 लीटर्स। एक ट्रेडर के पास 3 तरह का ऑयल है, 25, 55 और 125 लीटर का। वो इन्हें स्मॉल कास्क में फिल करना चाहता है। तो स्मॉल कास्क में जब वो फिल करना चाहता है तो ये चाहता है कास्क का जो साइज है वो इक्वल रहे, कास्क की संख्या मिनिमम चाहता है और कोई भी ऑयल आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन जैसा मैंने आपको पिछला समझाया एज इट इज, 25 लीटर्स, 55 लीटर्स और 125 लीटर्स ये है। अगर नंबर ऑफ जो कंटेनर्स, नंबर ऑफ जो कास्क है मिनिमम होने चाहिए, कैपेसिटी मैक्सिमम। और कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब वो इनका HCF होगा। तो इन तीनों का HCF निकालने के लिए 25 से स्टार्ट करते हैं। 25 इंटू 2 50, 5 और 25, 5 इंटू 5 25। तो पहले दो नंबर्स का HCF 5 है। उससे तीसरे नंबर को अगर कट करें, 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 5 25। अदरवाइज देखिए, हम वैसे भी देखें अगर तीनों नंबर्स 5 पर फिनिश हैं तो पहली तो पॉसिबिलिटी यही है कि उनका HCF 5 आए। उसके अलावा फिर 5 का मल्टीपल कम से कम होगा, उससे चेक कर सकते हैं विदाउट मिक्सिंग। और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स अगर बतानी है तो देखिए 25, 55 और 125, या तो अगर हम इंडिविजुअल बॉटल्स निकाल रहे हैं, टोटल बॉटल्स के लिए आप कैपेसिटी को ऐड करके भी 5 से भाग दे सकते हैं। 5, 5, 10 और 5, 15, कैरीज अ 1, 3, 8, 10, अगेन कैरीज अ 1, 2। सो हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड? 41 बॉटल्स और 41 कास्क। इसमें जो शब्द यूज हुआ है वो कास्क हैं, कंटेनर कह सकते हैं हम उसे। 41 कंटेनर्स हमें लग जाएंगे। और ऑप्शन की बात करें फोर्थ के लिए तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसा मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको इलेबोरेट किया, थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, उसी का यूज इस क्वेश्चन में करके हम चौथे क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। और सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन ए 41। डन विथ फोर्थ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अ फार्मर हैज 945 काउज एंड 2475 शीप। एक किसान के पास 945 गाय हैं और 2475 भेड़ हैं। वो ये चाहता है कि इन्हें झुंड में रख दिया जाए। ही फार्म्स देम इनटू द फ्लॉक्स कीपिंग काउज एंड शीप सेपरेट। लेकिन वो किसी भी झुंड में ये नहीं चाहता है कि गाय और भेड़ सम्मिलित एक साथ रखी जाए। यानी जो फ्लॉक्स यानी कि जो ग्रुप वो गाय के बनाएगा उसमें सिर्फ गाय रखी जाएंगी एंड सेम विद द भेड़। If these flocks are as large as possible, then the maximum number of animals in each flock and total number of flocks required. झुंडों की संख्या कितनी होगी अगर हर झुंड में मैक्सिमम एनिमल्स, मैक्सिमम जानवर रखे जाएं? तो यहां पे हम देख सकते हैं जो 945 गाय और 2475 भेड़ हैं, इन्हें एक ग्रुप में बांटना है। और ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम होंगे जब एक ग्रुप के अंदर एनिमल्स मैक्सिमम होंगे। तो किसी भी ग्रुप में एनिमल मैक्सिमम कब होंगे? जो इन दोनों का HCF होगा। यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 945 और 2475 को बांट दे और डिवाइड देने पर रिमाइंडर 0 दे दे। 945 2475। सो स्टार्ट्स विद दिस 2 टाइम्स 10 9 18 5 इज देयर। 17 में से 9 गए 8 5। 945 को कट करिए 1 टाइम, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 6 3। 585 अगेन 1 टाइम, तो कितना बचा? 360। 5 2 एंड 5 में से 3 गया 2। 225 से 360 को कट किया, 225
एंड 135। अब इस कैलकुलेशन को प्रोसीड करते हैं। देखिए वहां पे स्पेस नहीं था, इसलिए मैं 135 से यहां स्टार्ट कर देता हूं। अगेन वन टाइम 90 और 90 से कट किया, 91 सा 90, 45 और 45 से कट करिए तो 0 बना। तो उस समय HCF क्या था 45। तो आप देख सकते हैं 45 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। रादर देन अगर हम ग्रुप्स भी बनाएं 45 के रेस्पेक्ट में, n का मान 45 हो गया। अलग अलग ग्रुप्स तो देखिए उसने आपसे पूछे नहीं है, तो पहले दोनों की वैल्यूज को सम अप कर देते हैं। तो अगर दोनों को ऐड कर देते हैं 5 और 5 10, कैरीज 1 8 और 4 12, अगेन 1 5 और 9 14, अगेन 1 3। और इसको किससे कट कर दीजिए 45 से। 15 से दोनों को कट करते हैं 3, 15 इंटू 2 30, अगेन 30 8 और 3 से कट करिए 46। तो जिस ऑप्शन में 45 था उसमें ग्रुप्स की भी संख्या 76 है। 45 एनिमल और 76 ग्रुप्स अगर हम बनाते हैं काउज और शीप को अलग अलग तो पॉसिबल है। और सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो यहां पे जो ग्रुप्स थे वो अलग अलग करने थे, इसलिए दोनों का HCF किया। वो हो गया एक ग्रुप में कितने जानवर होने चाहिए। तो गाय को रखने के लिए और भेड़ को रखने के लिए मिला के कुल 76 ग्रुप्स बन गए। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन सी। सो डन विद द फिफ्थ, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक कमरा है जिसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर की और उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। लेट अज्यूम दिस इज अ रूम, लेंथ और विड्थ। अगर हमने स्क्वायर टाइल्स इसमें बिछानी है, यानी टाइल की जो लंबाई और चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए, तो एक ऐसा नंबर जो इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को कट कर दे और रिमाइंडर दे दे 0। सबसे पहले अगर सेम यूनिट बनाए तो ये बन जाएगा 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100, तो 15 मीटर में 100 सेंटीमीटर का मतलब 1500 और 17 900 और 2 902 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल का डायमेंशन क्या होगा जो इन दोनों का HCF होगा। सो स्टार्ट्स विद दिस। पहले इनका HCF कैलकुलेट करें। 902 से कट करें 1517, तो 1 टाइम जाएगा 5 1 और 6, अगेन 1 टाइम जाएगा 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 2 87 615, तो 2 टाइम्स कट करें और फिर 141, तो 287 7 टाइम्स कट। तो जो स्क्वायर टाइल है उसकी डायमेंशन 41 सेंटीमीटर की है, तो लंबाई भी और विड्थ भी। तो नंबर ऑफ टाइल्स की जो संख्या होगी वो फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से आप भाग दे दीजिए, वो आ जाएगा निकल के। तो 41 से अगर इसको कट करें 41 2 जा 82, 8 बचेगा तो 2 टाइम्स कट। 41 3 जा 123, 28 बचेगा 7 टाइम्स कट। तो टाइलों की संख्या इन दोनों का प्रोडक्ट 22 इंटू 7 154, 15 इज अ कैरी, 22 इंटू 3 66 और 15 81। तो स्क्वायर टाइल्स की संख्या है 814। छठे क्वेश्चन का आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो यहां पे हमें जो लंबाई और चौड़ाई उस कमरे की गिवन थी, उन दोनों का जब हमने HCF किया तो हमें पता चला अगर 41 सेंटीमीटर की विड्थ की टाइल बिछाते हैं तो लंबाई भी एग्जैक्टली कट हो जाएगी, यानी रिमाइंडर 0 आएगा, और विड्थ भी एग्जैक्टली कट हो जाएगी, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 का मतलब जो लंबाई और चौड़ाई में किसी भी टाइल को ना तो तोड़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली उसको कवर कर देंगे। 41 आया था और 41 इंटू 41 उस टाइल का एरिया हो गया, क्योंकि स्क्वायर टाइल का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और कमरे का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो टाइलों की संख्या बनी 814। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM। तो do a lot of practice on these type of questions. That end with this session. Thank you.